Good evening. Let us discuss about बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ के बारे में आज बात करेंगे। कहाँ प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, किन बातों पर डिपेंड करता है और इसका डीसी मोटर की वर्किंग में क्या रोल है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज बैक ईएमएफ, where this back EMF is produced, what is the magnitude of back EMF, and what are the factors on which back EMF depends, and how back EMF plays its role in the functioning of DC motor। ये बातें डिस्कस करेंगे। ये डीसी मोटर है, ये डीसी मशीन है, ये डीसी जनरेटर भी है, डीसी मोटर भी है। फिलहाल हम इसको बैक ईएमएफ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डीसी मोटर की तरह देखेंगे इसको। लुक दिस मशीन एज अ डीसी मोटर and it is rotating in this direction suppose due to torque produced in the armature। आर्मेचर में टार्क प्रोड्यूस हुआ और ये मोटर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मोटर का कौन सा भाग रोटेट करता है? ये भाग रोटेट करता है जिसको हम लोग रोटर बोलते हैं। इस भाग में होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो रोटेट कर रहा है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। यहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर्स हैं जो रोटेट करते हैं। इसको मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में मोटर, तो ये कंडक्टर्स भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसका ये भाग होता है स्टेटर जो स्थिर होता है, इट इज स्टैटिक। दूसरा भाग होता है रोटर जो रोटेट करता है। ये रोटर पे होता है आर्मेचर, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं, और इसमें होती है वाइंडिंग जिसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा रोटर पे होती है क्योंकि यहाँ कम्यूटेटर को अपना काम करना रहता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड कम्यूटेटर एंड दिस कम्यूटेटर वर्क्स ओनली व्हेन इट इज रोटेटिंग। स्टैटिक कम्यूटेटर कैन नॉट कम्यूटेट, इफ इट इज नॉट रोटेटिंग इट कैन नॉट कम्यूटेट। ये कम्यूटेटर अपना काम नहीं कर सकता अगर ये रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए डीसी मोटर में कम्यूटेटर जो है और रोटर जो है और आर्मेचर जो है सब रोटर पे होते हैं। ये सब रोटर होते हैं, इनके बीच में स्टेटर रोटर के बीच में लगभग 1 mm का गैप होता है जिससे कि ये रोटेट कर सके, फ्रिक्शन ना हो। तो ये जब ये रोटेट करते हैं कंडक्टर्स मोटर एक्शन के कारण, ड्यू टू मोटर एक्शन देयर इज टार्क, ये जब घूमते हैं रोटेट करते हैं तो ये फील्ड फ्लक्स को कंडक्टर कट करते हैं। दे कट द फील्ड फ्लक्स, दिस इज फील्ड फ्लक्स फाई and these rotating conductors they cut this field flux, so there is induced EMF in these conductors। ये चालक जो रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ये चालक रोटेट करते हैं तो फील्ड फ्लक्स जो है नॉर्थ टू साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ये फील्ड है। फील्ड फ्लक्स को ये कंडक्टर्स कट करते हैं। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इन कंडक्टर्स में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ, ईबी। ये बैक ईएमएफ बिल्कुल वैसे ही जनरेट होता है जैसे कि जनरेटर के केस में जनरेट होता है। फर्क केवल ये होता है कि जनरेटर के टाइम पे हम इसको घुमा रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। इसको प्राइम मूवर की मदद से हम घुमा रहे थे जनरेटर के केस में, और हम चाह रहे थे कि यहाँ ईएमएफ जनरेट हो। उस समय हमने इस ईएमएफ को कहा था जनरेटेड ईएमएफ, ईजी। इस टाइम हम इसको जनरेटेड ईएमएफ नहीं कहेंगे क्योंकि इस बार हम इसको जनरेट नहीं कर रहे हैं। इस बार हम इससे मोटर का कार्य करा रहे हैं। वी आर टेकिंग दिस मशीन एज अ मोटर एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप टार्क। तो यहाँ हम प्राइम मूवर के साथ इसको घुमाएंगे नहीं, यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट नहीं करेंगे। इस बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट करेंगे और ये उसकी वजह से टार्क डेवलप होगा और उसकी वजह से ये रोटेट करेगा। ड्यू टू मोटर एक्शन दिस इज रोटेटिंग and these rotating conductors are cutting the field flux, so there is induced EMF। this EMF is called back EMF। इसको काउंटर EMF भी कहते हैं। इसका मान उतना ही होता है जितना कि जनरेटेड EMF का मान होता था। कितना होता है जनरेटेड EMF का मान? कितना होता था? P phi Z N upon 60A।
वही मान बैक ईएमएफ का भी मान उन्हीं बातों पर डिपेंड करता है जिन बातों पर जनरेटेड ईएमएफ का मान डिपेंड करता है। बैक ईएमएफ और जनरेटेड ईएमएफ के जनरेट होने का प्रोसीजर बिल्कुल वही है। फर्क ये है कि जनरेटेड ईएमएफ जो है प्राइम मूवर की वजह से घुमाते हैं, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। बैक ईएमएफ इस वजह से प्रोड्यूस होता है कि मोटर रोटेट कर रही है टार्क के कारण, और टार्क के कारण मोटर रोटेट कर रही है, फिर भी फील्ड फ्लक्स को कट कर रही है जैसे जनरेटर के टाइम कट करती थी। इसी वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। बैक ईएमएफ डिपेंड करता है इन बातों पर जिन बातों पर जनरेटेड ईएमएफ डिपेंड करता है, जैसे कि नंबर ऑफ फील्ड पोल, ये कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर कांस्टेंट कर देता है। फील्ड फ्लक्स ये हम चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द आर्मेचर जेड, ये भी कांस्टेंट होता है यूजर के लिए, मैन्युफैक्चरर चेंज कर सकता है। स्पीड, रोटर की स्पीड जो है या मोटर की स्पीड जो है इस पे डिपेंड करता है बैक ईएमएफ। 60 कांस्टेंट है। ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ भी वही कांस्टेंट हैं जो जनरेटेड ईएमएफ में कांस्टेंट्स थे। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जो है ईबी वो प्रोपोर्शनल होता है फाई एन के। फाई इज नॉट कांस्टेंट, एन इज नॉट कांस्टेंट। अगर हम परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे तो फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, जो हम जनरली करते नहीं हैं। तो बैक ईएमएफ का मान हम चेंज कर सकते हैं या तो फाई चेंज करके या मोटर की स्पीड चेंज करके। तो इन बातों पे बैक ईएमएफ डिपेंड करता है। इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे। इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ये आर्मेचर के किस भाग में प्रोड्यूस होता है? ये आर्मेचर वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है। देखिए हमने मोटर एक्शन से सप्लाई दिया है यहाँ प्लस, और उस सिरे पे दिया है माइनस। तो प्लस से करंट जाती है इधर से, ये कार्बन ब्रश से जाती है कम्यूटेटर सेगमेंट पे, कम्यूटेटर सेगमेंट से ये करंट जा रही है इधर, ये करंट जाएगी फिर इस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट से माइनस ब्रश पे जाएगी, ये प्लस ब्रश है, ये माइनस ब्रश है, माइनस ब्रश से सप्लाई जाएगी इधर और इस तरह से करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी तो इसमें पिछले वीडियो में वर्किंग के टाइम पे हमने डिस्कस किया था, टार्क लगेगा, ये भाग इधर जाएगा, ये भाग इधर जाएगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो ये भाग है जिसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर होता है, ये रोटेट कर रहा है। सपोज दिस पार्ट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। जब ये इस भाग में रोटेट करेगा तो ये फील्ड फ्लक्स को, ये कंडक्टर्स जो इसमें भरे हुए हैं आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स फील्ड फ्लक्स को कट करते हैं। ये कंडक्टर्स फील्ड फ्लक्स को कट करते हैं तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इन कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज P phi ZN अपॉन 60A। और ये बैक ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मोटर रोटेट करता है। कभी भी स्थिर मोटर में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ डिपेंड करता है स्पीड पे। इफ मोटर इज नॉट रोटेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज 0 व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग। जब मोटर स्थिर होता है तो बैक ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। क्यों? क्योंकि उस समय मोटर की स्पीड होती है 0। तो फ्लक्स कट नहीं करेगा, फ्लक्स कट नहीं करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बैक ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब मोटर रोटेट करता है, जैसे कि यहाँ। अब बैक ईएमएफ देखिए, इसका मैग्नीट्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ? द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ इज ईबी। ईबी से डिनोट करते हैं हम लोग बैक ईएमएफ को, जनरेटेड ईएमएफ को ईजी से, तो ये होता है P phi ZN अपॉन 60A। तो ये बैक ईएमएफ जो है डिपेंड करता है किन बातों पे, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन मोटर इज रोटेटिंग। इफ मोटर इज नॉट रोटेटिंग देन बैक ईएमएफ इज 0। N is 0, बैक ईएमएफ इज 0। व्हेन मोटर इज रनिंग एट फुल स्पीड बैक ईएमएफ इज मैक्सिमम। बैक ईएमएफ का मान डिपेंड करता है मोटर की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है, इसका मान बढ़ता जाता है। तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है डिस्कस कर चुके हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में।
ये कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये कट करते हैं, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इन कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं। इसको काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ। काउंटर ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काउंटर करता है उस कारण का जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो बैक ईएमएफ क्या करता है? उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। सो बैक ईएमएफ अपोजेस और काउंटर ईएमएफ अपोजेस द काज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो बैक ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है? बैक ईएमएफ इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि बैक ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का इमीडिएट कारण क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये प्रोड्यूस होता है। मोटर घूम रहा है, कंडक्टर्स फ्लक्स कट कर रहे हैं, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन होने से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो लेंज के नियम से बैक ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है? लेंज के नियम से बैक ईएमएफ फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मोटर घूम रहा है। ड्यू टू रोटेशन आर्मेचर कंडक्टर्स आर रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाई देयर इज चेंज इन दी फ्लक्स। तो मोटर रोटेट कर रहा है, इस वजह से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। मोटर रोटेट क्यों हो रहा है? मोटर रोटेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मोटर में टार्क डेवलप हो रहा है। टार्क डेवलप ना होता तो मोटर घूमता ना तो फ्लक्स में परिवर्तन ना होता, फ्लक्स में परिवर्तन ना होता तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस ना होता। टार्क क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर्स जो हैं वो फील्ड में रखे हैं जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है। तो दिस टार्क इज ड्यू टू आर्मेचर करंट। अगर आर्मेचर में करंट ना प्रवाहित किया जाए और उसको फील्ड में न रखा जाए तो ये टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये आर्मेचर करंट के बहने की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। टार्क प्रोड्यूस होने से रोटेट कर रहा है, रोटेट करने से फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन होने से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। आर्मेचर में करंट क्यों जा रही है? आर्मेचर में करंट इसलिए जा रही है कि हमने यहाँ पे डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस वी वोल्टेज लगाया है, इस वजह से करंट जा रही है। सो बैक ईएमएफ फाइनली किसका विरोध करेगा? फाइनली बैक ईएमएफ विरोध करेगा अप्लाइड वोल्टेज का। क्यों? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज ना होता तो आर्मेचर करंट ना होती, आर्मेचर करंट ना होती तो टार्क ना होता, टार्क ना होता तो मोटर घूमता नहीं, मोटर ना घूमता तो फ्लक्स में परिवर्तन ना होता, और फ्लक्स में परिवर्तन ना होता तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस ना होता। सो बैक ईएमएफ अल्टीमेटली अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज का ये विरोध करता है। बैक ईएमएफ जो यहाँ प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में, आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर में, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बैक ईएमएफ, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा बैक ईएमएफ। ये उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो फाइनली अल्टीमेटली किसके कारण उत्पन्न हुआ है? अप्लाइड वोल्टेज के कारण। इसलिए बैक ईएमएफ विरोध करता है अप्लाइड वोल्टेज का, या अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो कर रही है उसका। तो ये काउंटर करता है अप्लाइड वोल्टेज को, इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर ईएमएफ। दिस इज आल्सो कॉल्ड काउंटर ईएमएफ बिकॉज दिस ईएमएफ इज इन अपोजिशन विद द अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज के विरोध में होता है, काउंटर में होता है, इसीलिए इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्मेचर के बैक पे प्रोड्यूस होता है। ये भाग है जहां ये प्रोड्यूस होता है, बैक ऑफ द आर्मेचर, दिस इज द बैक। ये आर्मेचर का बैक है, पीठ है ये भाग, इस पे प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। काउंटर ईएमएफ क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस ईएमएफ काउंटर्स द अप्लाइड वोल्टेज, इट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये ऐसी करंट प्रवाहित करेगा बैक ईएमएफ आर्मेचर में, आर्मेचर वाइंडिंग में, कि अप्लाइड वोल्टेज का जो है विरोध हो। अप्लाइड वोल्टेज के कारण करंट जाना चाह रही है किधर को? इधर को।
Due to applied voltage, the current which is flowing through these winding conductors, the direction of this current is this. ये करंट है, करंट की दिशा है अप्लाइड वोल्टेज के कारण। तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में करंट प्रवाहित करने का प्रयास करेगा। ड्यू टू बैक ईएमएफ देयर इज करंट विच इज इन अपोजिशन, दिस इज सपोज आई डैश। तो आई डैश किसकी वजह से है, ये है बैक ईएमएफ की वजह से। आई किसकी वजह से है, ये है अप्लाइड वोल्टेज की वजह से, दिस इज ड्यू टू वी। तो बैक ईएमएफ के कारण जो करंट होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो करंट बहना चाह रही है उसके विरोध में होती है, इसीलिए इसको काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। इसकी पोलैरिटी हमेशा अप्लाइड वोल्टेज के अगेंस्ट होती है। अगर अप्लाइड वोल्टेज का ये सिरा धन है तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, वो भी ये सिरा क्या करेगा, इधर धन कर लेगा। यहाँ ऋण है तो ये भी इस सिरे पे ऋण कर लेगा, बैक ईएमएफ भी। तो ये अपोज करता है हमेशा अप्लाइड वोल्टेज का ये बैक ईएमएफ। अभी इसके बारे में हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम यूज करेंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से बैक ईएमएफ और उसके कारण जो करंट उत्पन्न होती है उसकी दिशा निकालते हैं। दिस इज द राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम बैक ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है उसकी दिशा निकालते हैं। तो दाहिने हाथ का नियम क्या है, स्ट्रेच योर राइट हैंड फिंगर्स नेमली फोर फिंगर, ये फोर फिंगर है तर्जनी, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ये एंड थंब, ये थंब है, इन सच वे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड की दिशा में कर लीजिए। थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चालक जिस दिशा में गति कर रहा है इसको उधर कर लीजिए। देन मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो चालक में बैक ईएमएफ के कारण जो करंट प्रवाहित होगी उसकी दिशा इस तरह से निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। जैसे हम जनरेटर में लगाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ भी लगा रहे हैं। फर्क ये है कि इस बार जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इट इज नॉट ड्यू टू जनरेटर एक्शन, इट इज ड्यू टू मोटर्स रोटेशन। तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है तो इसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बैक ईएमएफ के कारण जो करंट होगी। देखिए यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो करंट जा रही है, अप्लाइड वोल्टेज के कारण ये प्लस लगाया है, यहाँ माइनस लगाया है, इस सिरे पे माइनस है और इस सिरे पे प्लस है। तो इसके कारण जो करंट प्रवाहित होगी आर्मेचर वाइंडिंग में उसकी डायरेक्शन देखिए ये होगी कंडक्टर्स में। तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आपको पता चलेगा कि बैक ईएमएफ के कारण जो करंट इसमें सेटअप होगी इसकी डायरेक्शन जो होगी वो, सपोज दिस इज आई बी एंड दिस करंट इज आई करंट जाएगी अंदर की तरफ ड्यू टू सोर्स। ये करंट आई क्यों है, ये अप्लाइड वोल्टेज के कारण है। और आई बी क्यों है, ये बैक ईएमएफ के कारण है। तो आईबी की जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो करंट है उसके अगेंस्ट में होगी। तो रिजल्टेंट करंट जो इसमें बहेगी वो आईबी और आई जो है इसका डिफरेंस होगी। तो ये जो करंट जाएगी इसके अंदर वो उतनी नहीं होगी जितना ये वोल्टेज सोर्स अकेले होता। बैक ईएमएफ होगा तो क्या करेगा, कुछ करंट को कम करेगा, या बैक ईएमएफ के कारण जो अपोजिशन हो रहा है अप्लाइड वोल्टेज को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या उतना ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज को एनर्जी लगानी पड़ेगी करंट को अंदर सेंड करने में, क्योंकि ये अपोजिशन हो रहा है इतना बैक ईएमएफ के कारण, इतनी करंट है जो अपोजिट में बहना चाह रही है। उसके खिलाफ अप्लाइड वोल्टेज को या सोर्स को या जनरेटर को, जो भी सोर्स है, या बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा करंट अंदर सेंड करने के लिए, क्योंकि लेंज के नियम से ये बैक ईएमएफ के कारण जो करंट है उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। तो ये क्यों उत्पन्न हुई है, ये इसमें जो करंट बह रही है या इसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसके कारण उत्पन्न हुई है। तो ये क्या करती है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहती है बैक ईएमएफ के कारण। तो इसके अगेंस्ट में जो बैटरी है या जो सोर्स है या जो जनरेटर है
उसको वर्क करना पड़ता है, अतिरिक्त एडिशनल वर्क करना पड़ता है। वही जो वर्क या एनर्जी लगाता है ये सोर्स एनर्जी, या अतिरिक्त वर्क जो करता है सोर्स, वही एनर्जी ही दरअसल कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में कर पाते हैं। इट इज ड्यू टू बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के कारण जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बहना चाह रही है, या बैक ईएमएफ जो अप्लाइड वोल्टेज का विरोध कर रहा है, इसके खिलाफ अप्लाइड वोल्टेज को या सोर्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है आर्मेचर वाइंडिंग में करंट को सेंड करने में। वही जो ज्यादा एनर्जी लगती है या ज्यादा वर्क किया जाता है, वही एनर्जी या वही वर्क यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी वजह से ये टार्क और रोटेशन इसको मिलता है। वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अगर प्लस दिए हैं तो यहाँ करंट जो अंदर को जाएगी उसकी डायरेक्शन, अगर मान लीजिए आर्मेचर वाइंडिंग ये है, ये आर्मेचर है, सपोज दिस इज आर्मेचर। अगर आर्मेचर वाइंडिंग में अप्लाइड वोल्टेज के कारण करंट जा रही है आई ऊपर की तरफ, तो बैक ईएमएफ के कारण जो करंट इसमें प्रवाहित होगी वो होगी आई बी नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट करंट जो इसमें जाएगी आई ए आर्मेचर करंट, वो होगी आई माइनस आई बी। तो इसको काउंटर करने के लिए आई बी को, ये सोर्स जो है, ये जो सोर्स हमने लगाया है, यहाँ बैटरी होगा या यहाँ जनरेटर होगा डीसी जनरेटर, या यहाँ कोई अन्य रेक्टिफाइड आउटपुट से मिल रहा होगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, अंदर करंट इंजेक्ट करने के लिए, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट सेंड करने के लिए, इस बैक ईएमएफ के कारण जो करंट यहाँ सेटअप होना चाह रही है, या बैक ईएमएफ जो अपोज कर रहा है, उसके खिलाफ इसको सोर्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है करंट को सेंड करने में। वही एनर्जी या वही वर्क वही कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, और उसी वजह से ये रोटेट कर रहा है। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के कारण ही मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। देखिए बैक ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है, बैक ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस होता है। ये हैं आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें जो बैक ईएमएफ के कारण करंट प्रवाहित होना चाहती है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहती है। उस अपोजिट डायरेक्शन में बहने वाली करंट को काउंटर करने के लिए, या उसको नलीफाई करने के लिए, या उसके खिलाफ करंट इसमें सेट करने के लिए, जो सोर्स है यहाँ पे, सोर्स जो है उस सोर्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, मोर एनर्जी मोर वर्क, सो दैट एनर्जी एंड दैट वर्क इज द कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में होता है बैक ईएमएफ के कारण। तो यहाँ बैक ईएमएफ देखिए यहाँ प्रोड्यूस होता है आर्मेचर कंडक्टर्स में, आर्मेचर वाइंडिंग में। ये बैक है आर्मेचर का, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ कहते हैं। ये काउंटर ईएमएफ कहलाता है क्योंकि ये काउंटर होता है, अपोजिट होता है अप्लाइड वोल्टेज के, उल्टा होता है। अप्लाइड वोल्टेज जैसा भी होगा ये उसके अगेंस्ट होगा। तो बैक ईएमएफ ईबी, इसकी बात हम लोग कर रहे थे, इसका मान कितना होता है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यही जनरेटेड ईएमएफ का भी फार्मूला होता है, यही बैक ईएमएफ का भी फार्मूला होता है, बट जनरेटेड ईएमएफ के टाइम पे हम इसको जो रोटेट कर रहे थे, बैक ईएमएफ के टाइम पे ये टार्क की वजह से घूम रहा है। ये P5ZN/60 ये हमने निकाला था फार्मूला जनरेटेड ईएमएफ का, वही फार्मूला यहाँ भी है। नंबर ऑफ पोल, आर्मेचर कंडक्टर्स, फ्लक्स पर पोल, and this is speed in RPM, this is parallel path, 60 is a constant। तो बैक ईएमएफ इन बातों पे डिपेंड करता है। बैक ईएमएफ हम अभी बता चुके हैं, इसका मान 0 होता है जब मोटर रोटेट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जब मोटर रोटेट नहीं करेगा तो कंडक्टर्स फील्ड फ्लक्स को कट नहीं करेंगे,
कंडक्टर्स फील्ड फ्लक्स को कट नहीं करेंगे तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। सो बैक ईएमएफ इज जीरो व्हेन मोटर इज नॉट रोटेटिंग। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है, व्हेन एन इज इंक्रीजिंग, एन इज मोर, देन बैक ईएमएफ ईबी इज आल्सो मोर। तो बैक ईएमएफ सबसे ज्यादा कब प्रोड्यूस होता है? जब मोटर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। स्पीड सबसे ज्यादा जनरली नो लोड पे होती है। मोटर सबसे ज्यादा कब स्पीड पे चलता है? जब मोटर नो लोड पे होता है। नो लोड पे, नो लोड जब मोटर होता है तो केवल उतना टार्क की जरूरत पड़ती है जितना कि फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को पूरा करने में, इसलिए उस समय मोटर को बहुत ज़्यादा टार्क रिक्वायरमेंट नहीं होती है और मोटर बहुत हाई स्पीड पे चलता है उस टाइम पे। तो बैक ईएमएफ भी जनरली उसी टाइम पे मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। मिनिमम कब प्रोड्यूस होता है? जब मोटर नहीं चल रहा होता है। तो ये बैक ईएमएफ देखिए, ये आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है और ये अप्लाइड वोल्टेज है। देखिए इसकी पोलैरिटी ये है प्लस, ये है माइनस। तो बैक ईएमएफ जो पैदा होगा वो भी अपनी पोलैरिटी को इधर प्लस करेगा, इधर माइनस। ऐसा क्यों किया है बैक ईएमएफ ने? क्योंकि इसको अप्लाइड वोल्टेज का विरोध करना है। दिस इज प्लस, दिस एंड इज माइनस बिकॉज इट हैज टू अपोज दी अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ में इसको रहना है, उसके विरोध में रहना है। क्यों? लेंज के नियम से। लेंज के नियम से, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंज के नियम से बैक ईएमएफ उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अप्लाइड वोल्टेज के कारण। तो अप्लाइड वोल्टेज का ये विरोध करता है। तो अप्लाइड वोल्टेज का ये सिरा अगर प्लस है, इफ दिस एंड इज प्लस, देन बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसका ये सिरा प्लस होगा। अप्लाइड वोल्टेज का ये सिरा प्लस है तो बैक ईएमएफ का भी। अप्लाइड वोल्टेज का ये सिरा माइनस है तो बैक ईएमएफ का ये सिरा भी जो है माइनस होगा। ये तो ये विरोध में है। अगर अप्लाइड वोल्टेज हम रिवर्स करेंगे तो बैक ईएमएफ भी अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा, क्योंकि उसको अपोज करना है अप्लाइड वोल्टेज का। तो देखिए ये डीसी मोटर का सिंबल है, इस तरह से सिंबल बनाते हैं डीसी मोटर को, उसमें बैक ईएमएफ ऐसे दिखाते हैं। ये कैसे सिंबल बनाते हैं? देखिए यहाँ पे फील्ड को नहीं दिखाया गया है क्योंकि हमारा फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है अभी। अभी हम बैक ईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए फील्ड को दिखाया नहीं गया है। बट मोटर में जनरली फील्ड को भी दिखाया जाएगा जब मोटर का डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ हम आर्मेचर में इंटरेस्टेड हैं, बैक ईएमएफ में इंटरेस्टेड हैं, इसी वजह से हमने यहाँ दिखाया है। तो देखिए ये भाग क्या है? ये कार्बन ब्रश को रिप्रेजेंट करता है, ये और कम्यूटेटर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कम्यूटेटर को अलग से नहीं दिखाते हैं। और ये भाग जो सर्कल है, दिस सर्कल, ये जो सर्कल भाग है ये आर्मेचर को रिप्रेजेंट करता है। आर्मेचर, आर्मेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो बैक ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस होता है? आर्मेचर में। बैक ईएमएफ को ईबी से डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए ईबी को हमेशा आर्मेचर के अंदर यहाँ लिखते हैं या अगल बगल लिखते हैं। और इसमें एरो लगाते हैं बैक ईएमएफ के साथ में हमेशा। देखिए एरो, दिस इज द एरो। ये एरो क्यों लगाते हैं? ये दिशा को बताता है, बैक ईएमएफ की डायरेक्शन को। ये जो एरो जिधर साइड में होती है ऊपर, इसका जो हेड है ये प्लस को इंडिकेट करता है। हेड मींस प्लस, दिस हेड इंडिकेट्स प्लस एंड दिस टेल इंडिकेट्स माइनस। तो इसका जो हेड है ऊपर की तरफ बनाएंगे कब? जब अप्लाइड वोल्टेज यहाँ प्लस होगा, तब इस बैक ईएमएफ का जो हेड है शीर्ष ऊपर रहेगा, क्योंकि ये दिशा दिखा रहा है इधर सिरा धन। इसको विरोध में रखना है, बैक ईएमएफ को अपने आप को विरोध में रखना है अप्लाइड वोल्टेज के, इसलिए ये सिरा प्लस रहेगा। एरो का जो इसका जो हेड है, हेड ऊपर रहेगा। अगर ये प्लस है तो हेड ऊपर रहेगा। अगर प्लस हम नीचे बना देंगे, सपोज यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ऊपर माइनस कर देते हैं, तो ये जो हेड है ये हेड नीचे की तरफ हो जाएगा। ये तो ये हेड का मतलब ये होता है, बैक ईएमएफ के साथ में हम लोग हेड लगाते हैं बगल में एरो। This arrow indicates the direction of induced EMF, which end is positive, which end is negative. So its head is positive and the tail is negative. इसलिए एरो में एरो ऐसा बनाते हैं इसमें बैक ईएमएफ के बगल में। आर क्या है? आर है आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग है तो वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, कॉपर तार की।
उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इट इज लेस देन 1 ओम, 1 ओम से भी कम होता है। उसको रिप्रेजेंट करता है आरए। तो इसलिए आरए को भी हम लिखते हैं जनरली आर्मेचर के अंदर या बगल में, कहीं पे ऐसे लिख देंगे। तो ये होता है डीसी मोटर का, इस तरह से सिंबल बनाते हैं। अब ये आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम क्यों होता है, कम क्यों होता है, इसके बारे में कभी बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसमें हिंट करते हैं कि आर्मेचर से ही पूरी करंट जाती है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे पावर लॉस is more, so we try to keep this power loss less, so we keep armature resistance less, आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम रखते हैं। तो देखिए ये अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कहाँ गया, अप्लाइड वोल्टेज आर्मेचर में गया। तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन ये है, आर्मेचर रेजिस्टेंस ये है। अब ये करंट जो है किसकी कारण है, ये करंट है बैक ईएमएफ के कारण। चाह रहा है वो सेटअप करना इधर को। और ये करंट जो है किसके कारण है, ये करंट है अप्लाइड वोल्टेज के कारण। अप्लाइड वोल्टेज के कारण मान लीजिए करंट है आई, तो ये जो आई ए होगी कितनी होगी, ये होगी आई माइनस आई बी। तो आर्मेचर के अंदर जो करंट जाएगी वो होगी सप्लाई वोल्टेज के कारण जो करंट जाना चाह रही है वो, और बैक ईएमएफ के कारण रिवर्स में जो करंट बहना चाह रही है वो, दोनों के रिजल्टेंट से। तो वोल्टेज जो दिया गया है यहाँ पे, इस वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, इस बैक ईएमएफ के कारण जो करंट है या जो बैक ईएमएफ है उसके कारण इसको अतिरिक्त वर्क करना पड़ेगा करंट अंदर सेंड करने के लिए। इसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी करंट को अंदर सेंड करने के लिए। आर्मेचर में करंट सेंड करने के लिए इसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। दिस सोर्स इज डूइंग मोर वर्क, it is required to supply more energy in order to inject current into this armature, because this current is due to back EMF, current is trying to flow in the opposite direction, back EMF is opposing this current, इस करंट का विरोध कर रहा है बैक ईएमएफ अंदर जाने का, इसलिए अप्लाइड वोल्टेज को इसके खिलाफ, बैक ईएमएफ के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क जो करता है अप्लाइड वोल्टेज या सोर्स, यही वर्क जो है एनर्जी जो लगाता है वही कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हुआ तो किस लिए हुआ, इट इज ड्यू टू बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ अगर ना होता तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में ना होता। तो ये बैक ईएमएफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी मोटर के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं इस लूप में यहाँ पे, तो हमको ये समीकरण मिलेगा, अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस में ये संबंध होता है। V ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, ये वोल्टेज राइज है। EB क्या है, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस ये होती है, प्लस माइनस, ये ड्रॉप है, ये EB। IA क्या है, आर्मेचर के अंदर जाने वाली करंट है IA। RA क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमने बताया बहुत कम होता है, लेस देन 1 ओम, वहां कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो RA जो होता है उसमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी आते हैं, कार्बन ब्रश के और कम्यूटेटर के और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो ये है RA है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वहां ड्रॉप होता है, पावर लॉस होता है। यहाँ पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये, तो हम जो वोल्टेज देते हैं मोटर को अप्लाई करते हैं वो कहाँ कहाँ जाता है, कुछ भाग बैक ईएमएफ को काउंटर करने में खर्च होता है और कुछ भाग होता है जो पावर लॉस हो जाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस में। तो ये ड्रॉप जो हुआ, ये ड्रॉप जो है बैक ईएमएफ को काउंटर करने में जो खर्च हुआ अप्लाइड वोल्टेज, उसके अतिरिक्त ये जो है ड्रॉप होता है आर्मेचर में, आर्मेचर वाइंडिंग में, उसके रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ से अगर हम आर्मेचर करंट के लिए इक्वेशन निकालें या समीकरण निकालें तो वो हो जाएगा V माइनस EB अपान RA। तो आर्मेचर में कितनी करंट जाएगी वो इन बातों पे डिपेंड करेगा। किन बातों पे, अप्लाइड वोल्टेज का मान कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ का मान कितना है, और तीसरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है। इन सब बातों पे आर्मेचर में जाने वाली करंट जो है वो डिपेंड करती है। आर्मेचर करंट डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स।
ये इन बातों पे डिपेंड करती है आर्मेचर करंट। अब बैक ईएमएफ का इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लें। बैक ईएमएफ जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरा डिटेल में डिस्कशन किया, ये डीसी मोटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीसी मोटर बिकॉज this motor is converting electrical energy into mechanical energy due to back EMF। पहला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन अगर मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है तो ये बैक ईएमएफ के कारण हो रहा है। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सोर्स है, ये करंट आर्मेचर वाइंडिंग में सेंड करने का प्रयास करता है, तो बैक ईएमएफ क्या करता है, उसका अपोज करता है, करंट को अंदर जाने का अपोज करता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहता है बैक ईएमएफ, तो उसके खिलाफ सोर्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। दिस सोर्स इज डूइंग मोर वर्क, दिस सोर्स is trying to send current in this direction and back EMF is trying to send current in opposite direction. So this source, ये जो सोर्स है या जो ये जो वोल्टेज है, इसको करंट अंदर सेंड करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है बैक ईएमएफ के खिलाफ। वही एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन डीसी मोटर में अगर हुआ मैकेनिकल में, तो ये हुआ ड्यू टू बैक ईएमएफ। अगर ये बैक ईएमएफ ना होता तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में ना होता। दूसरा, बैक ईएमएफ जो होता है वो क्या करता है, स्पीड को रेगुलेट करता है मोटर की। मोटर की स्पीड को कैसे रेगुलेट करता है ये डिस्कस कर लें। स्पीड को कैसे रेगुलेट करता है, डीसी मोटर जनरली कांस्टेंट स्पीड पर चलती है। स्पीड जनरली कांस्टेंट रहती है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, जब मोटर नो लोड पे होता है, व्हेन मोटर इज ऑन नो लोड, जब मोटर नो लोड पे होता है, अभी हमने निकाला था आर्मेचर करंट जो है आइए उसका फार्मूला V माइनस EB अपान RA। V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है उसका मान है, EB क्या है, बैक ईएमएफ का मान है, RA क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। दिस इज RA। EB कहाँ पैदा हुआ, आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा हुआ। V क्या है, वोल्टेज जो अप्लाई किया है हमने यहाँ सोर्स का वोल्टेज, वो V है। अब नो लोड पे क्या होता है कि मोटर को ज्यादा टार्क नहीं चाहिए। टार्क रिक्वायरमेंट जो है आर्मेचर में, जो टार्क डेवलप हो रहा है यहाँ पे, वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, कम टार्क की जरूरत है, क्योंकि मोटर नो लोड पे चल रहा है तो ज्यादा टार्क की जरूरत नहीं है। तो नो लोड पे केवल उतना टार्क की जरूरत है जितना फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके मोटर, और विंडेज की वजह से जो टार्क रिक्वायरमेंट है उसकी वजह वो कम ओवरकम हो जाए, बस। बहुत ज़्यादा टार्क की नो लोड पे ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़्यादा टार्क की ज़रूरत अगर नहीं होती है मोटर को, तो मोटर को ज़्यादा करंट ड्रा नहीं करना है, क्योंकि टार्क जो होता है मोटर का वो करंट पे डिपेंड करता है सीधे। इफ टार्क रिक्वायरमेंट इज मोर देन मोटर ड्रास मोर करंट, ज़्यादा करंट लेके ही मोटर ज़्यादा टार्क डेवलप करता है। तो नो लोड पे ज्यादा करंट आर्मेचर में नहीं जाती है, नो लोड पे आर्मेचर के अंदर करंट कम जाती है। करंट आर्मेचर में नो लोड पे कम क्यों जाती है, क्योंकि नो लोड पे जो टार्क रिक्वायरमेंट है वो कम है। कम टार्क रिक्वायरमेंट है तो कम करंट जाएगी, कम करंट जाएगी तो क्यों कम करंट जाएगी, नो लोड पे बैक ईएमएफ जो होता है EB, इसका मान भी ज्यादा होता है, इट इज हाई, ज्यादा होता है, क्योंकि नो लोड पे होता है, फ्रिक्शन और विंडेज को पूरा करना है मोटर को, बस। तो मोटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है, मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और ये जो EB होता है, EB इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। इसका मान अप्लाइड वोल्टेज के लगभग बराबर होता है उस समय। तो आर्मेचर करंट जो होती है उसका मान बहुत कम होता है, टार्क रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, आर्मेचर करंट भी बहुत कम होती है। इसी वजह से मोटर नो लोड पे बहुत कम करंट लेती है। जैसे आप मोटर को लोड करते हैं तो क्या होता है,
मोटर को लोड करेंगे जैसे ही, तो लोड क्या करता है, अगर मोटर इधर को घूम रहा है तो लोड उल्टा डायरेक्शन में टार्क क्रिएट करता है, उल्टा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है थोड़ा सा, क्योंकि अपोजिट में टार्क लगता है लोड की वजह से। स्पीड मोटर की जैसे ही थोड़ा सा कम होती है तो क्या होता है, बैक ईएमएफ देखिए, ईबी इट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जैसे ही मोटर की स्पीड थोड़ा कम होती है लोड बढ़ाने से, लोड बढ़ाया जैसे ही मोटर घूम रहा है इधर को, इसमें टार्क आर्मेचर टार्क ये है, लोड लगाया तो लोड लगाएंगे तो लोड उल्टा टार्क क्रिएट करता है मोटर पे, उल्टा डायरेक्शन में। तो अब मोटर को इस दिशा में घूमना है अगर, तो ज्यादा टार्क की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वो वैसे वैसे उसका टार्क बढ़ता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे जैसे अपोजिट डायरेक्शन में टार्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर्मेचर में ज्यादा टार्क डेवलप करना पड़ेगा, तभी मोटर घूम पाएगी। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोड बढ़ाते हैं, मोटर पे लोड लगाते हैं, वैसे ही मोटर की तुरंत स्पीड थोड़ा सा कम होती है। मोटर की स्पीड थोड़ा सा जैसे ही कम होती है वैसे ही क्या होता है, बैक ईएमएफ का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। बैक ईएमएफ का मान जैसे ही थोड़ा सा कम होता है वैसे ही क्या होता है, बी कांस्टेंट है, आर ए कांस्टेंट है। जैसे ही बैक ईएमएफ का मान थोड़ा सा कम होता है वैसे ही क्या होता है, आर्मेचर करंट का मान बढ़ जाता है। आर्मेचर में करंट लोड बढ़ाने से बढ़ जाती है। IA इज मोर व्हेन लोड इज मोर। ज्यादा लोड लगाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ती है। मोटर पे लोड बढ़ाने का प्रभाव कहां जाता है, आर्मेचर करंट पे। आर्मेचर करंट जैसे ही बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, अभी हमने बताया टार्क इज प्रोपोर्शनल टू, कभी प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, कभी स्क्वायर भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन आर्मेचर करंट, इट डिपेंड्स ऑन आर्मेचर करंट। जैसे ही आर्मेचर करंट बढ़ी टार्क बढ़ जाएगा, टार्क बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो फिर बैक ईएमएफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये जो है आर्मेचर करंट उतना जाके मेंटेन होगी जितना कि टार्क रिक्वायरमेंट है। तो ये लोड बढ़ाने से स्पीड को गिरने नहीं देता है, मोटर की स्पीड को ज्यादा गिरने नहीं देता है बैक ईएमएफ। मोटर की स्पीड जैसे ही गिरती है क्या होता है, करंट बढ़ जाती है, करंट बढ़ने से टार्क बढ़ जाता है, टार्क बढ़ जाने से ज्यादा पावर डेवलप होगी तो स्पीड और बढ़ेगी। फिर ये स्पीड जो टार्क लगा रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में लोड टार्क, उसके कारण जो स्पीड गिर सकती थी वो स्पीड गिरेगी नहीं। तो लोड बढ़ाने से मोटर की स्पीड ज्यादा गिरती नहीं है, थोड़ा सा डाउन होती है, हल्का सा, क्योंकि थोड़ा सा बैक ईएमएफ को कम होना पड़ता है। अगर बैक ईएमएफ थोड़ा सा कम नहीं होगा तो जो टार्क रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आर्मेचर को थोड़ा सा ज्यादा करंट ड्रा करनी है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड डाउन होती है। थोड़ा सा स्पीड डाउन होने से क्या होता है, बैक ईएमएफ थोड़ा सा कम हो जाता है। बैक ईएमएफ थोड़ा सा कम होने से क्या होता है, आर्मेचर करंट थोड़ी बढ़ जाती है, आर्मेचर टार्क बढ़ जाता है, तो लोड जो जितना टार्क की डिमांड कर रहा है वो पूरा हो जाता है। इस प्रकार से बैक ईएमएफ के मान में थोड़ा सा कमी हो करके अतिरिक्त लोड जो आपने डाला मोटर पे उसकी पूर्ति वो कर लेता है, बिना स्पीड को बहुत ज्यादा गिरे हुए। मोटर की स्पीड इसी वजह से डीसी मोटर की बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होती है, लगभग उतनी ही स्पीड पे चलता रहता है, क्योंकि जैसे ही लोड लगाते हैं उसके कारण जो टार्क रिक्वायरमेंट होती है उसके कारण मोटर क्या करता है, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा करंट ड्रा कर लेता है। क्यों, बैक ईएमएफ का मान थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पीड थोड़ा सा कम होती है हल्का सा, उसकी वजह से बैक ईएमएफ थोड़ा सा कम हो जाता है, और आर्मेचर ज्यादा करंट लेता है, और आर्मेचर में टार्क ज्यादा डेवलप होता है। टार्क ज्यादा डेवलप होगा तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी, फिर मोटर की स्पीड गिरने नहीं पाएगी। यही क्रिया होती है जब मोटर पे लोड घटाया जाता है, व्हेन वी रिड्यूस द लोड। मोटर पे लोड जैसे ही हम घटाते हैं तो क्या होता है, पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि ये जो टार्क रिक्वायरमेंट है ये वाली कम हो जाती है। विपरीत डायरेक्शन में टार्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो आर्मेचर में जाने वाली जो करंट है उसकी जरूरत भी कम हो जाएगी। आर्मेचर में जाने वाली करंट की जरूरत कम हो जाएगी तो वो कैसे मेंटेन करेगा मोटर, आर्मेचर में जाने वाली करंट की जरूरत कम हो जाएगी तो वो थोड़ा सा बैक ईएमएफ बढ़ाएगा। बैक ईएमएफ कैसे बढ़ाएगा, बैक ईएमएफ बढ़ाएगा, आर्मेचर करंट कम होगी, आर्मेचर करंट थोड़ा सा कम हो जाएगी, बैक ईएमएफ का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बैक ईएमएफ का मान बढ़ते ही क्या हो जाएगा,
ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, तो आर्मेचर में करंट जो है कम जाएगी। तो लोड घटाने से क्या होता है, आर्मेचर करंट कम कर लेता है। ये आर्मेचर में जाने वाली जो करंट है वो कम हो जाती है लोड घटाने से। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि लोड कम कर दिया तो टार्क की रिक्वायरमेंट कम हो गई। टार्क की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। आर्मेचर करंट की रिक्वायरमेंट कम होगी तो थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ बैक ईएमएफ का मान थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो क्या होता है, मोटर थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा लेता है, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होता है, आर्मेचर थोड़ा करंट कम हो जाती है। आर्मेचर की करंट कम हो जाएगी तो आर्मेचर टार्क कम हो जाएगा। आर्मेचर टार्क कम हो जाएगा तो मोटर जो है स्पीड ज़्यादा बढ़ने नहीं पाएगी लोड कम करने से। इस वजह से ये मोटर की स्पीड को ये बैक ईएमएफ रेगुलेट करता है, ना बढ़ने देता है ज़्यादा, ना घटने देता है ज़्यादा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर, ऑलमोस्ट। थोड़ा सा घटती है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बढ़ती है लोड बढ़ाने और घटाने से, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, बाकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। सो बैक ईएमएफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। मोटर की स्पीड को न बढ़ने देता है बहुत ज़्यादा, न घटने देता है। कैसे? अपने मान को चेंज करके। ये अपने मान को परिवर्तित करता रहता है लोड के हिसाब से। लोड बढ़ा, ये अपने को क्या करता है, थोड़ा कम कर लेता है। आर्मेचर करंट बढ़ा लेता है, टार्क की रिक्वायरमेंट बढ़ा लेता है, टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस करके लोड बढ़ने का जो कारण जो मोटर की स्पीड कम हो सकती है, वो टार्क बढ़ा करके वो चांस नहीं होने देता है, घटने नहीं देता है। लोड घटाने पे क्या करता है, ये अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। करंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, टार्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो ये अपने को थोड़ा सा बढ़ा लेता है। थोड़ा सा हल्का सा स्पीड बढ़ जाती है मोटर की। स्पीड हल्का सा बढ़ने से थोड़ा सा बैक ईएमएफ बढ़ जाता है। हल्का सा बैक ईएमएफ बढ़ता ही तो आर्मेचर करंट थोड़ा सा कम हो जाती है। आर्मेचर करंट कम होने से टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है मोटर में वो थोड़ा कम हो जाता है, तो मोटर की स्पीड ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती है। तो ये रेगुलेट होता है मोटर की स्पीड। तो इसलिए बैक ईएमएफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर में अगर बैक ईएमएफ ना हो तो ये मोटर, ये जो स्पीड रेगुलेशन हो रहा है, ये स्पीड रेगुलेशन ना हो, स्पीड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाएंगे मोटर पे तो स्पीड कम हो जाएगी, लोड घटाएंगे मोटर पे स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा होने नहीं देता है बैक ईएमएफ, ज़्यादा स्पीड में वेरिएशन होने नहीं देता है। वो आर्मेचर में उतनी ही करंट को सेंड करता है जितनी की रिक्वायरमेंट है, टार्क की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर लेता है बैक ईएमएफ अपने मान को। ऐसे थोड़ा सा स्पीड को या तो बढ़ जाती है या थोड़ा सा हल्का सा स्पीड घट जाती है, उसके अकॉर्डिंग बैक ईएमएफ का मान जो है वो चेंज हो जाता है। So this is how back EMF regulates the speed of a motor and it is very very important. ये बैक ईएमएफ इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वजह से। इट इज ड्यू टू बैक ईएमएफ देयर इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड सेकंड, ड्यू टू बैक ईएमएफ स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन होती है लोड से, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।